नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। वीडियो ये थोड़ी देर से आ रही है क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था कि नेक्स्ट एक नई टॉपिक के साथ आपके पास आया जाए और मैं आपके पास हाजिर हूँ आपके सामने। अब जो हमारी जीएफआर की जो सीरीज़ चल रही थी, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 की जो वीडियो सीरीज़ चल रही थी वो चलती रहेगी। अब साथ साथ हम फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स जिसे हम एफआरएसआर कहते हैं, जो कि एक तरीके के समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है। एक सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूल्स का जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फंडामेंटल जो किताब कहा जाता है, जिससे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होती है अक्रॉस देश में कि एक जो भी सरकारी कर्मचारी है वो किस रूल के अधीन आते हैं, उनको क्या क्या नियमों का पालन करना होता है, वो कौन सी स्टैंडर्ड फॉलो करनी होती है। तो वो सब चीज़ के लिए जो किताब होती है एफआरएसआर यानी फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स, तो इसके लिए अब वीडियो आएंगी और ये इसका पहला पार्ट है। क्योंकि एफआरएसआर बहुत ही लंबी टॉपिक है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप या तो पेन पेपर आप अपने हाथ में रखें या अपने पास अगर कोई एफआरएसआर की बुक आपके पास है तो वो आप रख लो, या डीओपीटी की वेबसाइट से आपको जो एफआरएसआर का कंपाइलेशन भी मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कहीं से भी एफआरएसआर की कोई बुक नहीं मिल पाती है या कोई सोर्स नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हो, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे कि आपको जो भी नेसेसरी बुक्स या मैनुअल चाहिए होगा वो आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज़ में। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। टॉपिक तो देखिए, टॉपिक्स थोड़ी होती है बोरिंग होती है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और वो एक कहानी की तरह लगे कि एक जो भी रूल है उसको किस तरीके से समझना होता है, उसको कैसे आगे लेकर उसे बढ़ना होता है। तो हम आज एफआरएसआर का पार्ट जो 1 है वो आज शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी करता हूँ कि आप लोगों ने अपने हाथ में एफआरएसआर की मैनुअल रख ली होगी या किताब रख ली होगी, या जो डीओपीटी की जो भी एफआरएसआर की कंटेंट है, किसी भी तरीके का जो मटेरियल वो आपके पास होगा। फिलहाल मैंने तो बहुत लंबा चौड़ा अपना नोट्स बना रखा है, तो मैं इसी से कोशिश करूँगा कि आप तक एफआरएसआर की जानकारी पहुँचा सकूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं जो हमारा एफआरएसआर है उसका चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि चैप्टर्स उसमें हैं, ठीक है। चैप्टर्स उसमें हैं, कितने हैं वो अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर उसमें चैप्टर है। मैं अगली वीडियो में आपको चैप्टर और कितने रूल्स है वो सब के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ये सब डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग एफआरएसआर का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। सभी लोग चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए, अपने हाथों में रखिए, ठीक है। और जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो पेन और पेपर अपने हाथ में रखें, ठीक है। तो एफआरएसआर का जो पहला जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट रूल है यानी एफआर 1 ये बताता है कि ये जो एफआर है, जो फंडामेंटल रूल्स है, ये इफेक्टिव कब से हैं। तो ध्यान देने की बात है, जो फंडामेंटल रूल्स है या जो रूल्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये रूल्स इफेक्टिव हैं 1 जनवरी 1922 से। बहुत ही पुरानी रूल है, ठीक है। तो ये रूल्स इफेक्टिव हैं 1 जनवरी 1922 से, ठीक है। एफआर 2 क्या बताता है? तो एफआर 2 नॉर्मली ये बताता है कि ये जो एफआर रूल्स है ये एप्लीकेबल किसके लिए है। तो ये एफआर जो रूल्स हैं ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल है जिनको सिविल एस्टीमेट से पैसे दिए जाते हैं, यानी सोल्जर नहीं होते हैं, वो डिफेंस के नहीं होते हैं, वो सिविलियन होते हैं। मतलब इस तरीके से आप समझिए, इन अ शॉर्ट आप समझिए, ये सिविलियन एम्प्लॉयज़ पे ये रूल्स लागू होते हैं। या कोई ऐसे मिनिस्ट्रीज या कोई ऐसे तरीके के कर्मचारी जिनको स्पेशल ऑर्डर प्रेसिडेंट से मिला हो कि ये भी कर्मचारी एफआरएसआर के अंदर आएंगे, एफआर के तहत कवर होंगे, तो उन्हें भी कवर किया जाएगा। पर फिलहाल ये जो एफआर रूल्स हैं ये क्या हैं, ये सिर्फ सिविलियन एम्प्लॉयज़ पर लागू होते हैं। ये था एफआर 2। अब जब हम एफआर रूल्स पढ़ेंगे ना तो इसमें हर रूल्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 1922 से एक रूल बनी हुई है, तो हर रूल्स के में क्या होगा, कुछ कुछ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स मिलेंगे जो उस रूल में कुछ एडिशन करते हैं या उसको थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आता है कि मान लीजिए कोई ऑडिट में कोई ऑब्जर्वेशन आए तो सीएजी की तरफ से भी कुछ इनपुट्स होते हैं जिसे हम एफआर में डालते हैं। एफआर में वो से इम्पेड किया गया है जिसके वजह से वो एक रूल का पार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि अब एफआर 2 जो है वो बताता है कि जो हमारा एफआर है वो एप्लीकेबल है सारे सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए, या प्रेसिडेंट की तरफ से कोई अगर स्पेशल ऑर्डर आता है कि आपको इस कैटेगरी के एम्प्लॉय को भी मतलब वो भी एफआर के अंदर आते हैं तो उसे एफआर के अंदर रखा जाता है। बट जब ये रूल एप्लीकेबल हुआ तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगा गया होगा गवर्नमेंट से।
तो गवर्नमेंट उन सब सवालों पर डिसाइड करती है, फिर या उनको लगता है कि क्लैरिफिकेशन देना होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स निकालती है। तो इसी तरीके से FR2 में जो कन्फ्यूजन हुई होगी, FR2 में कुछ जो एडिशन होगा तो उसमें रूल्स के साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स थे। जैसे क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला ऑर्डर जो FR2 के रिलेटेड में था कि जो हमारा ये FR है वो उन सिविलियन एम्प्लॉयज़ पर भी लागू होगा जो टेम्पररी किसी डिफेंस एस्टिमेट वाले पोस्ट में ट्रांसफ़र हुए हैं। यानी सपोज मान लीजिए एक सिविलियन एम्प्लॉय है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम नहीं करता है, बट उसको टेम्पररी ट्रांसफ़र कर दिया गया है कुछ समय के लिए डिफेंस में। ही इज़ नॉट अ सोल्जर, वो सोल्जर नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि हमें पता है कि डिफेंस में भी क्या होते हैं, LDCs होते हैं, UDC होते हैं, वो सिविलियन एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर कोई ऐसा सिविलियन एम्प्लॉय है जिनको टेम्परली ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या डिफेंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है जिसमें डिफेंस एस्टिमेट के तरफ से पैसा आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से उनको पेमेंट मिलती है एज एन डिफेंस पर्सनल, तो इसमें याद रखिए कि हो सके वो सोल्जर भी हो सकता है। अगर कोई सिविलियन यहाँ से ट्रांसफ़र होता है डिफेंस में और उसको डिफेंस एस्टिमेट से पैसे मिलते हैं तो उस पर भी FR का रूल्स एप्लीकेबल होगा। बट ध्यान देना है कि सिर्फ लीव के लिए, मतलब FR के सारे रूल अप्लाई होंगे बट लीव्स वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। लीव वाले रूल उसी डिपार्टमेंट, उस लीव वाले रूल्स जो होगी, तो जैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसकी एक ट्रांसफ़र हुई है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो उस समय का लीव रूल्स होगा वो लीव रूल्स उस स्टाफ पर अप्लाई होगी, पर फंडामेंटल रूल्स के सारे रूल्स उस स्टाफ पर एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट छुट्टियों वाली लीव्स, क्योंकि आप जब डिफेंस में आएंगे तो उनके छुट्टियों के तरीके अलग होते हैं, छुट्टी का नियम अलग होता है। तो आपका क्योंकि ट्रांसफ़र डिफेंस में हुआ है तो जब तक आपका टेम्पररी ट्रांसफ़र हुआ है तब तक के लिए आपके लीव रूल्स उसी डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक लीव रूल्स होंगे, पर बाकी चीज़ों के लिए आप FR में कवर होंगे। तो ये तो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला ऑर्डर FR2 के रिलेटेड। दूसरा ऑर्डर क्या है कि जो डिफेंस के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी सिविलियन है। अब मैंने बात किया आपको कि डिफेंस में देखिएगा कि आपको एक वर्ड कॉमन मिलेगा, सिविलियन, अब वो चाहे डिफेंस में हो चाहे जहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डिफेंस के अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उन्हें भी FR के तहत लाया गया है, क्योंकि वो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको भी FR के अंतर्गत ला दिया गया। पर कब से लाया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा जाता है कि जो डिफेंस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको FR रूल के अंतर्गत कब लाया गया, तो उन्हें लाया गया था 1 जुलाई 1976 से, ठीक है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1976 अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो मतलब आपके डिफेंस के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी FR के अंदर कवर होते हैं। तो देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स बहुत सारे हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एक रूल डिस्क्राइब करने लगूँ तो वीडियो घंटों की हो सकती है। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके वर्क के लिए ज़रूरी है या कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ वही पॉइंट को यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अगर कुछ आपको एडिशनल जानकारी चाहिए होगी तो आप मैनुअल पढ़ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। I am your personal assistant for that. एकदम फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन एनी टाइम यू वांट, ठीक। अब तो ये तो था FR2 और उससे रिलेटेड जो 2 गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर्स थे। अब FR3 क्या कहता है, तो FR2 में जैसे बताया गया कि ये किस पे लागू है, फंडामेंटल रूल्स किस पे लागू होता है। FR3 में बताया जाएगा कि ये फंडामेंटल रूल्स किस पे लागू नहीं होते हैं। अब ये किस पे लागू नहीं होते हैं, तो जिन एम्प्लॉयज़ के भी सर्विसेज आर गवर्न्ड बाई आर्मी एंड मेराइन रेगुलेशंस, उन पे ये लागू नहीं होते। यानी इंडियन आर्मी और नेवी, अब तो एयरफोर्स भी आ जाएगा क्योंकि अब डिफेंस का है, तो जिनका भी सर्विसेज इन सब रूल रेगुलेशंस से अगर वो होता है तो वो उन पर FR का रूल लागू नहीं होता। यानी अदर देन सिविलियन, मतलब आप समझ लीजिए एनीवन, सोल्जर हो सकता है या नेवल में अगर काम कर रहे हैं, नेवी में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, जो सोल्जर काम कर रहे होते हैं उन पर FR के रूल्स लागू नहीं होते हैं। बट अगर इन डिपार्टमेंट में कोई सिविलियन है तो वो मैंने आपको सिविलियन का वो FR बोलता ही है कि जो इनका पेमेंट सिविल एस्टिमेट से होता है उन पर ये रूल्स लागू होते हैं, ठीक है। तो ये था FR3। FR4 एंड 5 डिलीट हो गया है। अब ये अब जैसे कुछ होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो रखने का कोई मतलब, वो पहले वो सेंस बनाते थे अब वो सेंस नहीं बना रहे तो उनको FR से डिलीट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से FR4 एंड 5 क्या है, डिलीटेड है, पर एक नया FR के रूल ऐड हुए हैं जो है FR5A। अब FR5A क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है
जिनको एफआर के रूल्स फॉलो करने में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई टेक्निकल दिक्कत हो रही हो कि वो उनको एफआर के रूल्स में कुछ छूट चाहिए या कुछ उनको अपने विभाग के लिए कुछ बदलाव चाहिए, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट के कुछ नियम है या किसी चीज़ में वो रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो एक रिटर्न ऑर्डर वो निकाल सकते हैं। पर रिटर्न ऑर्डर कब निकालेंगे, उनको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्टेशन लेना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना होगा, तभी सिर्फ उनके ही मैटर के लिए उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। अब उनके रिलैक्सेशन को एफआर का कोई परमानेंट रूल नहीं बनाया जाएगा, वो बस जो केस बताएंगे बस उसी केस के लिए उनको वो रिलैक्सेशन मिलेगा। हो सके वो हमेशा के लिए रिलैक्सेशन ना मिले। तो ये सब ऑर्डर निकालने से पहले आपको किससे अप्रूवल लेना होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेना होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू एफआर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब देखिए केंद्र सरकार तो है, जो मंत्री हैं या जो भी हैं वो सारा काम तो बैठकर ऑफिस में खुद से कर नहीं सकते हैं, वो क्लर्क पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, वो मतलब अब क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बहुत बिजी शेड्यूल होती है। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने कामों को डेलीगेट कर सकती है, जिसको हम लोग डेलीगेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। तो वो किसके तहत होती है, तो एफआर 6 के तहत होती है। तो इसमें क्या बोला गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अपने किसी भी ऑफिसर यानी अपने अंतर्गत वो किसी भी सरकारी कर्मचारी पर वो क्या कर सकती है, उनको पावर दे सकती है कि आप ये रूल आपको हम प्रोवाइड करते हैं अपने बिहाफ में, ठीक है। बट कुछ पावर नहीं दे सकती है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नंबर ए पहला क्या है, ऑल पावर्स टू मेक रूल, यानी रूल बनाने की पावर्स उनको नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पावर्स अपने एक ऑफिसर को दे देगी, अपने सेक्रेटरी को दे सकती है या डायरेक्टर को दे सकती है, पर वो रूल्स बनाने की पावर उनको नहीं देगी। नहीं तो पता चला वो खुद ही रूल बनाकर फिर से अपने अनुसार वो क्या करेंगे, वो रूल चेंज कर लेंगे। तो उनको रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं दी जाती है। तो ये था कंडीशन ए। कंडीशन बी क्या कहा जाता है कि रूल 6, ये हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स नंबर पर ध्यान दीजिए। रूल 6, 9 के सब रूल 6 या FR 44, ये सब FR है। रूल 6 मतलब FR 6, FR 9 की सब रूल 6, FR 44, FR 45A, 45B, 45C, 83, FR 83, FR 108A, 119, 121 एंड 127 का क्लॉज C, इन सब रूल्स के लिए भी गवर्नमेंट पावर डेलीगेट नहीं करती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो किस रूल के तहत होती है, वो FR 6 के अंतर्गत होती है। FR 7 क्या कहता है कि कोई भी पावर की डेलीगेशन, अब जैसे गवर्नमेंट ने किसी ऑफिसर को किया, वो भी किसी को अपना पावर डेलीगेट कर सकता है। तो कोई भी पावर जो किसी को मिला है या किसी को डेलीगेट किया गया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसल्टेशन के बिना डेलीगेट नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी पावर अगर किसी को हमें देना है, ठीक है, या उस पावर का हमें इस्तेमाल करना है, तो आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्टेशन लेना होगा, तभी आप उनको वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं। अब इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं। क्या कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है, जो नॉर्मल मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस को छोड़कर मान लीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है, वो अपने जो लोअर सबऑर्डिनेट्स है, जो उनके अंतर्गत जो ऑफिसर्स काम करती हैं, उनको ये 3 जो पावर्स हैं उसके लिए डेलीगेट नहीं करती है। वो ये 3 पावर वो डेलीगेट नहीं करती। क्या क्या, कोई भी पोस्ट को क्रिएट करना, ये पावर वो डेलीगेट नहीं कर सकती एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। दूसरा, किसी भी लॉस को राइट ऑफ दिखा देना। तीसरा, जो भी ओरिजिनल बजट है उस पर 10% का रीअप्रोप्रिएशन दिखा देना, यानी बजट अगर हमारा 1 लाख का है तो उसके ऊपर और 10% एक्स्ट्रा दिखाकर वो बजट को इस्तेमाल करना, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर ये तो था। इसको छोड़कर क्या होता है, पावर सारे चीज़ों के लिए डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे GFR के में कुछ पावर्स डेलीगेट करने हैं, FRSR में किसी पावर को डेलीगेट करने हैं। जैसे ये आपका CCS के CCA रूल्स के तहत अगर कोई पावर डेलीगेट करने हैं, तो बाकी ये सब रूल्स डेलीगेट कर सकते हो, पर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री 3 रूल्स डेलीगेट नहीं करेगी। अब हम आते हैं FR 8 में। FR 8 में बहुत ज़रूरी बात कहा गया है, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन होती है इस रूल को समझने के लिए, तो वो कौन होगा जिनको ये पावर दिया गया है टू इंटरप्रेट द रूल्स। जैसे जब हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान
किसकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान को इंटरप्रेट करके हमें बता सके, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा FR 8 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि ही विल इंटरप्रेट द रूल्स। आपको अगर कोई भी रूल को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको फाइनल इंटरप्रेट करने का जो पावर होगा दैट लाइज विथ प्रेसिडेंट। तो आज हमने देखा FR 1 से लेकर FR 8, FR 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि FR 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आने वाले जितने भी FR में टर्म्स हैं और जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, जैसे बेसिक पे किसे कहते हैं, प्रोबेशन किसे कहते हैं, लीन किसे कहते हैं, डेपुटेशन किसे कहते हैं, ये सारे वर्ड का डिफिनेशन दिया हुआ रहेगा FR 9 में। तो वो बहुत लंबी रूल है तो उसको हम लोग कवर करें। जो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेडिकेटली सिर्फ FR 9 पर ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। तो आज हमने FR 1 से लेकर FR 8 तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे FR 9 से। होप करता हूँ कि ये जो पहली वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कुछ बदलाव चाहिए होगा प्रेजेंटेशन में तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं कुछ दिनों में देख रहा था मेरे लगभग 5-6 सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, कीप लाइकिंग मी, शेयरिंग मी एंड माई वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू, नमस्कार।